बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। 3 स्टोरीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले जो बटाग्राम के अंदर व्हील चेयर में जो 8 बच्चे और एक टीचर फंसे हुए थे, जिस खूबसूरती से वो ऑपरेशन हुआ है और कीमती जानें बची हैं, वहाँ पे लम्हा फ़िक्रिया भी है हमारे लिए। बहरहाल इस स्टोरी को मैं कवर करूँगा। साथ में साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर दहशत गर्दों ने अपनी कमीन गाहों से निकल कर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की सरज़मीन पर हमला किया, जिसमें 6 फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं और 2 ज़ख्मी हैं, जबकि 4 मतलूबी याफ्ता दहशत गर्द उसके अंदर हलाक हुए हैं। वो स्टोरी आपके सामने रखूँगा। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया और चाइना की ब्रिक्स के अंदर साइड लाइन पे जो मीटिंग है दोनों सरबराहों की, प्रेसिडेंट जी और नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। डेयरिंग मिशन जो बड़ी इंटेलिजेंटली कैरी आउट हुआ अंडर द कमांड ऑफ मेजर जनरल आदिल रहमानी साहब, वो बड़ा अप्रिशिएटेबल है। लेकिन फ़ौज के अलावा भी 1122 ज़ैप ऑपरेटर्स, आर्मी एविएशन, उसके अलावा जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और सबसे बेहतरीन काम मैं समझता हूँ वॉलंटियर्स का है, और जो लोकल विजडम है उसने इस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकाला है। और मैं इन सब को सलाम पेश करता हूँ कि सब ने रात गए तक जो कीमती 8 जानें हैं और एक उस्ताद की जान है उसका तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है, उसको बचाया है। और रियासत का वैसे भी काम ये है कि वो आम शहरी की ज़िंदगियों को महफूज रखे। लेकिन मैं ये समझता हूँ 2 इसमें पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर दूँ। पहला पॉइंट ये कि जो लोकल विजडम है, जो हमें उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, वो हमने नहीं किया, और देखा इसके अंदर भी, इस क्राइसिस के अंदर भी इस लोकल विजडम ने हमें हेल्प आउट किया। इसी तरीके से जो दूसरा अहम लम्हा फ़िक्रिया जो मैं समझता हूँ रियासत के लिए, कि अब भी ट्रेडिशनल तरीके से जो आमदोरफ्त है उस इलाके में, इस पे रियासत को किरदार अदा करना चाहिए। वहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई, रियासत और सूबाई हुकूमत जो है वहाँ तक क्यों नहीं पहुँची। मैं समझता हूँ कि लोग अपनी जानों को ख़तरे में डालकर तालीम के वास्ते एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक है, इस पे हुकूमत को एक्शन लेना होगा। उसके अलावा दूसरी जो अहम ख़बर है वो साउथ वज़ीरिस्तान से है, जिसमें दहशत गर्दों ने अपनी कमीन गाहों अफ़गानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान की सरज़मीन में फिर एक दफ़ा खून बहाने की कोशिश की और हमारे बहादुर जवानों का खून बहाया, जिसमें 6 सोल्जर्स ने अपनी जाम शहादत नोश की, 2 ज़ख्मी हैं, जबकि 4 दहशत गर्द वासिल जहन्नुम में हुए। इस हवाले से पाकिस्तान ने कई दफ़ा इंदिया दिया अफ़गानिस्तान को कि आपकी जो सरज़मीन है वो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने, तालिबान ने कहा कि वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और ये भी बातें सुनने में आ रही थी कि वो शिफ्ट करेंगे इन तालिबान को, TTP को बॉर्डर एरिया से ले जाएंगे नॉर्थ की तरफ, जिस पे ईरान को एतराज़ था। लेकिन उसके बावजूद भी इस किस्म के हमें हरकतें नज़र आ रही हैं, और फिर TTP उसका क्लेम भी कर रही है कि ये हमला उन्होंने किया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए जो कम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजी है वो तो अपनी जगह पे जारी है, लेकिन जो दहशत गर्द जो तंजीमें हैं, स्पेशली TTP, वो भी अपनी कार्रवाइयों को जारी रखेगी। और इसके सद्देबाब के लिए मैं समझता हूँ एक कम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। और उस हवाले से ग़ालिबन एक डिफेंस डील भी साइन हुई है अमेरिका के साथ, जो 2020 में ख़त्म हुई थी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2005 में किया था। और उसको हुकूमत ने जाने से पहले उस डील को कैबिनेट के अंदर उसकी मंजूरी दी, जहाँ पे पाकिस्तान को स्पेयर पार्ट्स भी मिलेंगे और अपग्रेडेशन भी कर पाएंगे अपने हथियारों की। लेकिन साथ साथ क्या ऐसा मैकेनिज़्म बनेगा जो दहशत गर्दी की, जो राइट विंग, जो फैनेटिसिज्म है रिलीजियस, इसको काउंटर करने के लिए क्या मेजर्स लिए जाएंगे, वो वक्त के साथ हमारे सामने खुल के सामने आएगा। तीसरी साउथ एशिया से सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो इंडिया और चाइना के दरमियान में बातचीत के हवाले से है। और 4 दिनों के अंदर तकरीबन 3 दफ़ा मीटिंग्स हेल्ड हुई है, 4 दफ़ा बल्कि मीटिंग्स हेल्ड हुई है मिलिट्री टू मिलिट्री, जिसमें मेजर जनरल्स लेवल के ऊपर भी दोनों रियासतों ने एक दूसरे से बात की लद्दाख के इशू के ऊपर, और टेंशन को किस तरह से एक मैकेनिज़्म के ज़रिए से हैंडल किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं डी एस्केलेट करने का मैकेनिज़्म, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद 1962 के बाद अमेरिका और फार्मर सोवियत यूनियन के दरमियान में हमें नज़र आया था। तो अब ऐसा ही मैकेनिज़्म इंडिया और चाइना के दरमियान में होते हुए नज़र आ रहा है कि लद्दाख के मामले पर जो क्राइसिस है उसको मैनेज करने का मैकेनिज़्म क्या होगा।
اور یہ 21 اگست سے یہ ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں، اور پھر برکس کی جو اجلاس چل رہا ہے اس وقت ساؤتھ افریقہ کے اندر، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سائیڈ لائن پہ پرائم منسٹر مودی اور پریزیڈنٹ زی کے درمیان بھی ملاقات ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ بھارت ایک طرف تو چائنا کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور کرائسس مینجمنٹ اور ایسکیلیشن کو مینیج کرنے کے جو میکینزم ہے اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، لیکن پاکستان کے کیس میں اس طرح کا میکینزم نظر نہیں آتا۔ حالانکہ پلوامہ کے بعد ایسی نوعیت تھی، شاید دونوں جو کنٹریز تھے وہ ایٹ دا برنک آف نیوکلر وار تھے، اٹ واز لائک اے کیوبن میزائل کرائسس فار پاکستان اینڈ انڈیا، لیکن لگاتار پاکستان کی سائڈ سے جو دعوت دی جا رہی ہے بات چیت کی، اس حوالے سے انڈیا کی طرف لگاتار ایک انکار نظر آتا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کے وقت میں، پرائم منسٹر شہباز شریف کے وقت میں 2 دفعہ ہوا، پھر جیسے ہی ہماری اس وقت عبوری حکومت آئی تو جو ہمارے فارن منسٹر ہیں نئے جیلانی صاحب، انہوں نے بات چیت کی، آفر کی، لیکن انڈیا سے لگاتار ایک انکار نظر آ رہا ہے کہ جو کہ اس خطے کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ مناسب نہیں ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب بات چیت ہوئی ہے سیکیورٹی پرسپیکٹو سے، تو پاکستان نے سیکیورٹی میکینزم بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر نیوکلر وار ہو تو اس حد تک جو ایسکیلیشن ہے اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے، اور اس حوالے سے کئی پروپوزلز دیے ہیں، لیکن اس کا جواب بھارت سے نہیں آیا۔ تو بھارت اگر چائنا کے ساتھ کر سکتا ہے اس طرح کی بات چیت، تو پاکستان کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کر کے اس خطے کے اندر ہم امن برپا کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی پاکستان جہاں پہ سی پیک کے ذریعے کنیکٹیوٹی کی بات کر رہا ہے، تو بھارت بھی دوسری طرف کنیکٹیوٹی کی انٹرنل ریجنل لیول کے اوپر بات کر رہا ہے، جس میں اس نے انگیج کیا ہے نیپال کو بھی اور سری لنکا کو بھی۔ اس حوالے سے اس پہ میں تفصیلاً بات کروں گا کہ وہ میکینزم کیا ہے آنے والی ویڈیو کے اندر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔